हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीषा विमल। वेलकम टू जीके एंड जीएस प्रिपरेशन। इस वीडियो में हम चाइल्ड डेवलपमेंट के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि सीटेट में बार बार रिपीट होते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। ये ऑप्शन हमें ठीक लग रहा है। आइए देखते हैं दूसरा ऑप्शन, क्या बहुत ही तुनक मिजाज होता है, मतलब उसका मूड बहुत जल्दी जल्दी बदलता रहता है। तो ये जो खूबी है या फिर कमी है, ये एक टीचर में नहीं होनी चाहिए। यह रस्मी व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना, डोलना, ये भी गलत लग रहा है। या आक्रामक और कुंठित हो जाता है, ये भी पॉजिटिव ऑप्शन नहीं है। तो चौथा ऑप्शन भी कट जाएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो सही होगा। यदि कक्षा की गतिविधियाँ जो है वो अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होंगी तो एक प्रतिभावान शिक्षार्थी जो है वो ऊब जाएगा। प्रश्न नंबर 2, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। ड्रिल और अभ्यास के द्वारा, अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर। हमें ज़्यादा प्रतियोगिता को प्रोत्साहन नहीं देना है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर तीसरा, विषय वस्तु को विद्यार्थी के जीवन के साथ संबंधित करके। या फिर चौथा, अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। अगर हम छोटी छोटी उपलब्धियों पे बार बार बच्चों को पुरस्कार देंगे तो उनकी आंतरिक प्रेरणा जो है वो नहीं निकलेगी, वो बाह्य रूप से ही प्रेरित होंगे। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन भी कट जाएगा। ड्रिल और अभ्यास के द्वारा भी थोड़ा सा ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा जो पॉजिटिव ऑप्शन है वो है तीसरा, विषय वस्तु को हम विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करेंगे, जिससे प्रभावी अधिगम को बढ़ावा मिलेगा। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन जो है वो सही होगा। प्रश्न नंबर 3, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, नहीं, बच्चे जो हैं वो सक्रिय प्राप्त करता होते हैं या फिर सक्रिय शोधन करता होते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है वो गलत है। दूसरा देखते हैं, बच्चे समस्या समाधान करता होते हैं। हाँ, बच्चे समस्या समाधान करता होते हैं, वो अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही लग रहा है। बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता है या फिर बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता हो सकते हैं अगर उन्हें राइट वे में बढ़ावा मिले। तो यहाँ पे सी ऑप्शन भी ठीक लग रहा है। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं, तो डी ऑप्शन भी सही है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन गलत है, तो ए जहाँ जहाँ होगा वो हम काट देंगे ऑप्शन। यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, तो बी सी डी, तो पहला जो है ऑप्शन वो सही होगा। प्रश्न नंबर 4, विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? यदि करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। या फिर दूसरा, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। अगर हमें बच्चों के संप्रत्यात्मक विकास को बढ़ावा देना है तो हम क्या करेंगे? विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देंगे, फिर उनसे कहेंगे कि वो अपने तरीके से उस टॉपिक पे सोचें। तो ये ऑप्शन हमें सही लग रहा है। फिर तीसरा ऑप्शन हम देख लेते हैं, जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन ना हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना। दंड का उपयोग तो हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन भी गलत होगा। पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए। अगर पुराने टॉपिक से या पुराने प्रत्यय से हम नए संदर्भ को नहीं जोड़ेंगे तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो
सही ऑप्शन है वो है दूसरा। विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देंगे, फिर उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करेंगे। प्रश्न नंबर 5, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे जहां शिक्षक एकाधिकारवादी है और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए। अगर शिक्षक जो होगा वो एकाधिकारवादी होगा और सब कुछ उसके मुताबिक चलेगा तो बच्चे जो हैं ऊब जाएंगे, तो वो अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। और एनसीएफ के अनुसार हमें बच्चे को केंद्र में रखना है, ना कि टीचर को। जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है। जहां शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है। हमें बच्चों को निष्क्रिय नहीं रहने देना है, उन्हें सक्रिय होकर सिखाना है, वो भी सीखने में उत्सुक रहें, ऐसा माहौल क्रिएट करना है। तो तीसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। तो हाँ, बच्चे ऐसे माहौल में या ऐसे वातावरण में जल्दी सीखेंगे जहां उन्हें लगेगा कि उनकी जो संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है और वे अनुभव करते हैं कि वे इम्पॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 6, एक बच्चा खिड़की के सामने एक कौवे को उड़ते हुए देखता है और कहता है कि एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? ए, बच्चे की स्मृतियाँ पहले से भंडारित होती हैं, या फिर दूसरा, बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। तो हाँ, बच्चे में पक्षी का प्रत्यय जो है वो विकसित हो चुका है, तभी उसने जब कौवे को उड़ते देखा तो तुरंत बोला कि एक पक्षी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। हाँ, उसने जब कौवा दिखा तो उसने कुछ उपकरणों का प्रयोग किया है एक पक्षी कह के। तो यहाँ पे बी और सी, और आइए देखते हैं ए ऑप्शन भी सही है या गलत। बच्चे की स्मृतियाँ पहले से भंडारित होती हैं। तो जो बच्चे की स्मृतियाँ होती हैं, हाँ, वो पहले से भंडारित होती हैं। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन जो हैं वो सही होंगे। तो यहाँ पे तीनों हैं वही सही होगा। तो तीसरे नंबर पे ए बी सी तीनों सही हैं। तो यहाँ पे तीसरा नंबर सही होगा। प्रश्न नंबर 7, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को ऐसा क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। भीतरी प्रेरणा मतलब वो अंदर से प्रेरित हों, ना कि वो किसी पुरस्कार के लिए उनमें प्रेरणा आए। तो आइए देखते हैं, तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते। देखो, उसने इसे एकदम ठीक कर दिया। अगर हम ऐसा किसी बच्चे को बोलेंगे तो वो डिमोटिवेट फील करेगा। अगर हमें ही किसी शर्मा जी के बेटे या बेटी के साथ कंपेयर किया जाए तो हमें खुद नहीं अच्छा लगता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है वो कट जाएगा। काम और जो पहले ऑप्शन से है उससे आंतरिक प्रेरणा भी नहीं बच्चे में उभरेगी। काम जल्दी पूरा करो, तुम्हें ट्रॉफी मिलेगी। अगर हम बच्चे को कोई पुरस्कार दे रहे हैं तो हम उसे बाह्य रूप से प्रेरित कर रहे हैं, ना कि आंतरिक रूप से। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन भी गलत है। इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। में सीखना विद्यार्थी की आंतरिक प्रेरणा है, जबकि किसी से पहले कार्य समाप्त करना प्रेरित करने में कार्य करने वाला व्यक्ति बाहरी प्रेरणा के रूप में कार्य कर रहा है। हाँ, अगर हम किसी बच्चे को बोलेंगे कि उससे पहले कर लो तो उसे हम बाह्य रूप से प्रेरित कर रहे हैं। लेकिन अगर हम उससे कह रहे हैं कि इसे करने की कोशिश करो और तुम सीख जाओगे, तो अगर वो बच्चे की जो होगी वो आंतरिक प्रेरणा या फिर आंतरिक रूप से वो प्रेरित होगा। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन हमें सही लग रहा है। चलो इसे
इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो। ये भी वही बात होगी कि हम फिर से बोल रहे हैं कि दूसरे बच्चे से के करने से पहले तुम इसे कंप्लीट कर लो। तो यहाँ पे फिर से बाह्य प्रेरणा को प्रोत्साहन मिलेगा। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन जो है वो सही है। प्रश्न नंबर 8, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित करती है? फिर से हमें अध्ययन हेतु आंतरिक रूप से बच्चे को प्रोत्साहित करना है, तो कैसे करेंगे? प्रतियोगितात्मक परीक्षण से। इससे बच्चे बाह्य रूप से प्रेरित होते हैं, ना कि अगर हम कंपटीशन के लिए उन्हें प्रेरित करेंगे तो बाह्य प्रेरणा होती है, ना कि आंतरिक प्रेरणा। तो व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद कर हाँ, अगर हम प्रत्येक बच्चे के गोल पर ध्यान देंगे और उन्हें उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनका लक्ष्य क्या है और उन्हें उस क्षेत्र में या उस फील्ड में उन्हें हम आगे बढ़कर कैसे उनकी मदद कर सकते हैं, तो उन्हें आंतरिक रूप से प्रेरणा मिलेगी। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन हमें सही लग रहा है। तीसरा, साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर, जैसे ट्रॉफी। फिर से अगर हम इनाम की बात कर रहे हैं तो वो बाह्य रूप से प्रेरित होंगे, ना कि आंतरिक रूप से। उनमें चिंता और डर पैदा करके ऐसे तो बच्चे बिल्कुल भी सीख ही नहीं पाएंगे अगर उन्हें हम डरा कर कुछ सिखाएंगे या पढ़ाएंगे डरा धमका के। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, तो दूसरा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 9, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रतिभाशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा रटकर याद करने के लिए, जिससे वे प्रत्यास्मरण करने में अच्छे बने। हमें बच्चों को बस रट्टू टोटा नहीं बनाना है, उन्हें हमें जीवन के बाहरी ज्ञान से जोड़कर समझाना है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन कट जाएगा। दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके, जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें। हमें बच्चों को दंड भी नहीं देना है, तो यहाँ पे अगेन दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में अच्छे अंक पा सकें। नहीं, हमें बच्चों को बस अंक प्राप्त करने के लिए ही नहीं पढ़ाना है, सीखने के लिए, जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। यहाँ पे चौथा ऑप्शन हमें सही लग रहा है। हमें बच्चों को ऐसे पढ़ाना है जिससे कि उनमें जो उनकी जो जिज्ञासा है वो बाहर निकले और वो सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रतिभाशाली विद्यालय की प्रथा है? ए, शारीरिक दंड। हमें बच्चों को दंड देना ही नहीं है। व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, ये ऑप्शन सही है। निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, हमें बच्चों का निरंतर तुलना नहीं करनी है, इससे बच्चे डिमोटिवेट फील करते हैं। या फिर तीसरा, प्रतियोगितात्मक कक्षा, इससे बस उनमें बाह्य प्रेरणा को या फिर वो बाह्य रूप से प्रेरित होंगे। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो है वो सही है। जो प्रतिभाशाली विद्यालय होते हैं उनमें व्यक्ति सापेक्ष अधिगम को ध्यान में रखकर अध्यापन करवाया जाता है। प्रश्न नंबर 11, विकास का सिरा पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। जो विकास का सिरा पदाभिमुख सिद्धांत है वो जो है सिर से पैर की ओर विकास की बात करता है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो है वो सही होगा। इसे इंग्लिश में सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट भी कहते हैं। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 12, विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? विकास के लिए भाषा विकास का होगा। यहाँ पे भाषा विकास के लिए जो सबसे संवेदनशील समय है वो कौन सा होता है? मध्य बचपन का समय, या फिर वयस्कावस्था, या फिर तीसरा प्रारंभिक बचपन का समय, या फिर चौथा जन्म पूर्व का समय। हम मम्मी के पेट से भाषा सीख के नहीं आते हैं, तो चौथा ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जहाँ पे भाषा विकास होता है
वो अवस्था है प्रारंभिक बचपन की अवस्था। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन जो है वो सही होगा। प्रश्न नंबर 13, एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं, सप्ताहांत में उसे परीक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। एक 6 वर्ष की बच्ची है कोई, तो वह खेल कूद में जो है वो निपुण है, तो उसके माता पिता भी खिलाड़ी हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि बच्चे में जीन्स के माध्यम से भी उसे खेल कूद में निपुणता हासिल हुई है। तो यहाँ पे आनुवंशिकता का भी हाथ है, और उसे जो उसके पेरेंट्स हैं वो नित्य प्रशिक्षण के लिए भी भेजते हैं। तो यहाँ पे पर्यावरण का भी हाथ है। तो यहाँ पे आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम है कि एक बच्ची जो है वो खेल कूद में अच्छा कर लेती है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन जो है वो सही होगा। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के गौण मतलब सेकेंडरी प्रकार हैं? तो यहाँ पे विद्यालय और पास पड़ोस, विद्यालय जो है सेकेंडरी है और पास पड़ोस भी सेकेंडरी है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ही सही होगा। फिर भी हम आगे ऑप्शन देख लेते हैं। विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, विद्यालय जो है वो सेकेंडरी या गौण है, लेकिन जो निकटतम परिवार के सदस्य होंगे जैसे भाई बहन या फिर मम्मी पापा दादी दादा, ये सब प्राइमरी में आएंगे। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। परिवार और रिश्तेदार, जो परिवार हैं वो प्राइमरी होता है और रिश्तेदार सेकेंडरी में जाएंगे। फिर चौथा परिवार और पास पड़ोस, यहाँ पे जो परिवार है वो प्राइमरी है, जो पास पड़ोस है वो सेकेंडरी में आएगा। तो विद्यालय जब हम परिवार के साथ पास पड़ोस रखते हैं तो यहाँ पे कभी कभी पास पड़ोस जो है वो प्राइमरी में भी जाता है, कभी कभी सेकेंडरी में जाता है, लेकिन इसे जो बेटर ऑप्शन है वो है हमारे पास विद्यालय और पास पड़ोस, जो कि सेकेंडरी हैं या फिर गौरवाहक हो सकते हैं समाजीकरण के। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है वो सही होगा। प्रश्न नंबर 15, लेई वाइगोवस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? सामाजिक अन्योन्य या फिर दूसरा मानसिक प्रारूपों स्कीमाज का समायोजन, नंबर 3 उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन, या फिर चौथा संतुलन और मानसिक प्रारूपों का समायोजन की बात जो है पियाजे करते हैं, और उद्दीपक अनुक्रिया जो है वो भी ऑप्शन गलत होगा। तो लेई वाइगोवस्की के अनुसार जो है वो बच्चे सामाजिक अन्योन्य क्रिया से सीखते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। प्रश्न नंबर 16, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोड कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। मतलब कि कोई बच्चा कहता है कि यदि आप ईमानदार हैं तो इससे क्या होगा, आपके मम्मी पापा जो हैं आपके गर्व करेंगे। तो कोहलबर्ग के अनुसार जो उन्होंने नैतिक स्तर के सोपान दिए थे नैतिक तर्क के, उनके अनुसार ये किस स्टेज की बात हो रही है? सामाजिक संकुचन अनुकूलन, या फिर अच्छा लड़का अनुकूलन, या फिर कानून और व्यवस्था अनुकूलन, या फिर दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन। तो अगर कोई बच्चा जो है वो कह रहा है यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो रही है, अच्छी लड़की या अच्छा लड़का अनुकूलन के स्तर की बात हो रही है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो है वो सही होगा, जो कि
कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के उन्होंने 3 लेवल दी हैं, उनमें से एक स्टेज है। प्रश्न नंबर 17, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन। जीन पियाजे के अनुसार यहाँ पे बात की जा रही है। ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, या फिर शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन, या फिर शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज। तो जीन पियाजे जो है वो बच्चे को एक सक्रिय खोजकर्ता या लिटिल साइंटिस्ट के रूप में देखते हैं। तो यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन है वो सही होगा। या जीन पियाजे का मानना है बच्चे जो हैं वो खुद एक सक्रिय खोजकर्ता होते हैं और वह स्वयं करके सीखते हैं। प्रश्न नंबर 18, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और फिर नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन 2 प्रक्रियाओं को जाना जाता है। तो यहाँ पे अगर हम वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में जब संशोधन करते हैं तो वो समावेशन कहलाता है। और अगर हम जो नवीन जानकारी है और फिर उसमें पुरानी योजनाओं के आधार पर संशोधन करते हैं तो वो जो होता है वो अकमेंडेशन या फिर समायोजन कहलाता है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन जो है सही होगा। पहले तो हमने स्कीमा बनाया हुआ है उसमें अगर कोई न्यू इन्फो ऐड की तो वो असिमिलेशन कहलाता है। और फिर उस असिमिलेशन में जो फिर से हम संशोधित करके कुछ ऐड करते हैं तो फिर वो अकमेंडेशन या समायोजन कहलाता है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन जो है वो सही होगा। प्रश्न नंबर 19, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो क्या है, नियामक है, या फिर समावेशन को हतोत्साहित करता है, या फिर आवृत्ति को बढ़ाता है, या फिर खोज को प्रोत्साहन देता है। तो अगर कोई टीचर प्रगतिशील कक्षा में खोज को प्रोत्साहन देगा, उसे नए नए तरीकों के द्वारा बच्चों को पढ़ाएगा तो इससे जो है अधिगम जो है वो सुगम बनेगा। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन जो है वो सही होगा। प्रश्न नंबर 20, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि बुद्धि को केवल बुद्धिलब्धि परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है। ये ऑप्शन गलत है क्योंकि हार्वर्ड गार्डनर का मानना है कि प्रत्येक बच्चे में अलग अलग प्रकार की बुद्धि हो सकती है और उन्हें हम केवल बुद्धिलब्धि परीक्षा से ही निर्धारित नहीं कर सकते हैं। शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे, या फिर तीसरा ऑप्शन क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती, या फिर चौथा हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विकसित हों। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एक विषय को हम 8 तरीकों से पढ़ाएं, वो भी हर बच्चे को अलग अलग। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन गलत है, तीसरा भी गलत है। जो ऑप्शन सही है वो है शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक रूप से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धि को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो है वो सही होगा। प्रश्न नंबर 21, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जीन पियाजे इसे अहं केंद्रित भाषा कहेगा और लेई वाइगोव्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। तो जीन पियाजे के अनुसार अगर बच्चा कोई स्वयं से बात करता है तो उसे अहं केंद्रित वॉक बोलते हैं, या फिर
और लेई वाइगोवस्की के अनुसार अगर बच्चा कोई स्वयं से बात करता है तो उसे निजी भाषा कहते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ही सही लग रहा है। आइए आगे ऑप्शन भी देख लेते हैं। जिन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन क्रिया के रूप में करेंगे। जिन पियाजे हैं जो हैं वो सामाजिक अन्योन क्रिया को इतना महत्व नहीं देते हैं जितना लेई वाइगोवस्की देते हैं, और लेई वाइगोवस्की इसे खोजबीन मानेगा। यहाँ पे जो जिन पियाजे हैं वो खोजबीन को महत्व देते हैं और जो लेई वाइगोवस्की हैं वो सामाजिक अन्योन क्रिया को महत्व देते हैं। तो ये ऑप्शन जो है उल्टा कर दिया इन्होंने, तो ये भी गलत हो गया। जिन पियाजे और लेई वाइगोवस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे, ये भी गलत है। जिन पियाजे और लेई वाइगोवस्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों की अहं केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे। तो यहाँ पे जो है वो पहला ऑप्शन सही होगा। जिन पियाजे हैं के अनुसार ये अहं केंद्रित भाषा होगी और लेई वाइगोवस्की के अनुसार जो है ये निजी भाषा होगी। अगर बच्चा कोई एक लड़की 5 साल की है टी शर्ट को तय करते समय स्वयं से बात कर रही है तो। प्रश्न नंबर 22, लिंग है एक शारीरिक संरचना या फिर दूसरा सहज गुण या फिर तीसरी सामाजिक संरचना या फिर चौथा जैविक सत्ता। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे हिंदी में लिंग दिया हुआ है, अगर हम इंग्लिश में पेपर में चेक कर लेंगे कि जेंडर है या फिर सेक्स है। अगर जेंडर होगा तो वो होगा सामाजिक संरचना, और जो अगर सेक्स दिया होगा तो वो होगा जैविक संरचना। तो यहाँ पे हम लिंग को जेंडर मानेंगे क्योंकि हमारे पास इंग्लिश वाला है नहीं। तो जेंडर जो है वो है एक सामाजिक संरचना, और जो सेक्स होता है वो होता है जैविक संरचना या फिर बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे जेंडर लिंग लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे जेंडर मानेंगे और इसे सामाजिक संरचना वाला ऑप्शन सही करेंगे। प्रश्न नंबर 23, लेई वाइगोवस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। लेई वाइगोवस्की के अनुसार मानकीकृत परीक्षण या फिर तथ्यों पर आधारित प्रत्याश स्मरण के प्रश्न या फिर वस्तुपरक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न या फिर सहयोगी प्रोजेक्ट। अगर हमें लेई वाइगोवस्की के समाज संरचना सिद्धांत के अनुसार हमें किसी बच्चे को जो है आकलन के लिए किसी विधि को वरीयता देनी है तो वो है सहयोगी प्रोजेक्ट, क्योंकि जो लेई वाइगोवस्की हैं वो सामाजिक या फिर सामाजिक अन्योन क्रिया को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो यहाँ पे वो लेई वाइगोवस्की के अनुसार जो है वो बच्चे जो हैं वो सहयोग से सीखते हैं, समाज से सीखते हैं। तो यहाँ पे सहयोगी प्रोजेक्ट सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 24, अपनी कक्षा की वैयक्तिक भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग करके उन्हें नामित करें। हमें अंकों के आधार पर उन्हें अलग अलग नहीं बिठाना है और उन्हें नामित भी नहीं करना है। बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि हम बच्चों से बातचीत करें और उनका क्या दृष्टिकोण है किसी टॉपिक पे उसे महत्व दें। विद्यार्थियों के लिए कठोर नियम को लागू करें, ऐसा भी नहीं करना है। शिक्षण और आकलन के समान मानक तरीके हों। अगर हम सभी बच्चे के लिए एक ही तरीका अपनाएंगे तो हो सकता है वो सारे बच्चे ना सीख पाएँ, क्योंकि कोई करके सीखता है या कोई किसी को देख के समझ में आता है या फिर किसी को सुन के समझ में आता है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो जो दूसरा ऑप्शन है वो सही होगा। हम बच्चों से बातचीत करेंगे और उनके दृष्टिकोण को महत्व देंगे। प्रश्न नंबर 25, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता
है यदि इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो। हाँ, आकलन उद्देश्यपूर्ण तभी होगा जब विद्यार्थी और शिक्षक दोनों को फीडबैक मिलेगा कि कहाँ पे हमें सुधार करना है, बच्चा किस गति से सीख रहा है, कहाँ पे कमी रह गई है। तो आकलन जो है उद्देश्यपूर्ण होगा अगर विद्यार्थियों और शिक्षकों को फीडबैक प्राप्त हो रहा है। तो ये पहला ऑप्शन सही होगा। फिर भी हम आगे के ऑप्शन देख लेते हैं। यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो, नहीं। विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए। हमें तुलना करने के लिए मूल्यांकन या आकलन नहीं करना है। हमें यह जानने के लिए आकलन करना है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं और कहाँ पे सुधार करना है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो। हमें भय और तनाव के लिए भी आकलन नहीं करना है और यह उद्देश्यपूर्ण नहीं होगा अगर हम ऐसा करेंगे। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही होगा।